75% से अधिक वोट जो है वो बिना वोट मांगे बीजेपी की ओर जाता है। लेकिन कांग्रेस गांधी की पार्टी है, वहाँ गांधी के अहिंसात्मक राजनीति चलेगी। कन्हैया कुमार ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना प्रदर्शन दिया था, उससे कुछ लोग नाराज ही ज़्यादा हुए थे। इसमें वाम पंथ का कोई जगह नहीं है और कन्हैया कुमार वाम पंथ की राजनीति से आए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधान परिषद के बाहर हमारी मौजूदगी है और शाम का समय हो गया है, सदन खत्म हो गया है, सारे नेता वापस हो गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सर हैं, बात करेंगे सर से। आज सर विधान परिषद में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है थोड़ा? देखिए, विधान परिषद में जो पहली पाली थी उसमें सवाल जवाब हुआ। बहुत शांतिपूर्ण माहौल में विपक्ष के सहयोग से, सत्ता पक्ष के सहयोग से मंत्रियों का जवाब हुआ और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पहला सत्र समाप्त हुआ। और जब सदन की दूसरी पाली जब हुई है तो इसमें गन्ना उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग सहित 4 विभागों का जो विभागवार बजट होता है वो प्रस्तुत किया गया। और उसमें जदयू के खालिद अनवर, ये आपके सुनील कुमार सिंह, महेश्वर सिंह सहित 4 सदस्यों ने भाग लिया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सभी विभागों की चर्चा करते हुए सरकार की ओर से बहुत ही सधे शब्दों में उत्तर दिया और सरकार की सारी आने वाली योजना, चल रही योजना और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किए गए कार्यों का इतना सुंदर विस्तृत विवरण दिया जिससे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग गदगद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है विधान परिषद में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हंगामा खूब हुआ क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री के बारे में कह दिया कि पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। इसको लेकर क्या सियासत हो रही है बिहार में? देखिए, पहली बात तो तेजस्वी यादव के अभी भविष्य में राजनीति करनी है तो उनको अपने सीनियर्स का सम्मान करना पड़ेगा। जैसे आज मुख्यमंत्री ने उन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में इशारा किया कि आप दाढ़ी क्यों नहीं बना लेते हैं, तो एक तरफ मुख्यमंत्री उनको अपने बच्चे की तरह मान रहे हैं और तेजस्वी यादव अगर उनको अशोभनीय टिप्पणी करते हैं तो ये उनका लड़कपन होगा और इससे उनको आगे की राजनीति में नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी बात बताई आलोक सर ने कि नुकसान ही होगा क्योंकि कैरियर के शुरुआती दौर में है तेजस्वी यादव। हालांकि ये पॉलिटिकल आक्षेप तो चलते रहता है, लेकिन देखिए एक सियासत और हो रही है सर। इस वक्त महागठबंधन में खलबली इस बात की है कि सीएम फेस कौन होगा। बाहर निकलने वाले कई नेताओं से जब हमने पूछा तो सबके बयान तो ठीक ठाक आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेता जो है वो खुलकर कुछ कह नहीं रहे थे। वो कह रहे थे सब पता चलेगा, सब होगा फाइनल, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर क्या कांग्रेस ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और राजद को असहज करने की स्थिति में है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस गांधी की पार्टी है और इसमें गांधीवाद चलता है। इसमें वाम पंथ का कोई जगह नहीं है और कन्हैया कुमार वाम पंथ की राजनीति से आए हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। और राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है उनको। ठीक है, राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गांधी की पार्टी है, वहाँ गांधी के अहिंसात्मक राजनीति चलेगी। कन्हैया कुमार ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना प्रदर्शन दिया था उससे कुछ लोग नाराज ही ज़्यादा हुए थे। लेकिन आलोक सर वो तो प्रूफ नहीं हो पाया ना। सरकार कई बार कोशिश की, फॉरेंसिक तक गया, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ। देखिए, किसी व्यक्ति पे अगर आरोप लगता है तो धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। तो कन्हैया कुमार ठीक है, युवा नेता हैं, राहुल गांधी से उनकी संपर्क अच्छी है, लेकिन जहां तक कांग्रेस में उनके अध्यक्ष बनने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अंत समय में ही राहुल गांधी जी ने अच्छा फैसला लिया कि जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, मुस्लिम और दलित, बिहार में उसी पे काम किया
और उसी के तहत यहाँ राजनीति शुरू की। और ये आप जान जाइए, कन्हैया कुमार जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का वोट कभी भी कांग्रेस को इधर विगत 10-20 सालों से कांग्रेस को नहीं मिला है। जैसे भूमिहार के ठेकेदार के रूप में बीजेपी का जाता है वोट, अगर भूमिहार का वोट अगर देखा जाए तो 75% से अधिक वोट जो है वो बिना वोट मांगे बीजेपी की ओर जाता है। और जो भूमिहार कांग्रेसी हैं वो कन्हैया कुमार अध्यक्ष हों या राजेश राम अध्यक्ष हों या अखिलेश या शकील अहमद अध्यक्ष हो जाएं, उनसे उनको मतलब नहीं है, वो कांग्रेस को मानते हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि कन्हैया कहीं रिएक्शन ना बन जाए, मतलब कन्हैया को लाया गया था पहले भी बिहार चुनाव में, फिर दिल्ली चुनाव लड़ाया गया, दोनों जगह फेल हो गए, और बिहार में लाकर कोई गलती तो नहीं कर रही है कांग्रेस? देखिए, कन्हैया कुमार अभी युवा हैं, ठीक है, युवा हैं, योग्य नेता के रूप में कांग्रेस में जाने जाते हैं, लेकिन अभी उतने भी योग्य नहीं हो गए हैं कि उनको बिहार में सीएम फेस या कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन लाना गलती है, आप मानते हैं? कांग्रेस अगर उनको लाई है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कृष्णा अल्लावरू उनके साथ घूम रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये गलती है कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस की गलती नहीं है। कांग्रेस के फैसला बड़े नेता लेते हैं, और बड़े नेता ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसको हम गलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। और कन्हैया कुमार, फिर मैं कह रहा हूँ कि उतने भी बड़े नेता नहीं हुए हैं जिनके फेस पे कांग्रेस चुनाव लड़ सके। मेरा इस वजह से ये सवाल था, जैसे आप ही ने कहा कि जो प्रकरण हुआ जेएनयू वाला, वो कहीं ना कहीं परसेप्शंस है, लोगों के दिमाग में, जहन में है, और बिहार जैसे राज्य में अगर वो परसेप्शंस फिर से अगर एक्टिव हो जाता है तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगा कांग्रेस के लिए। जैसे वही तो है कि देखिए, कांग्रेस वही काम करेगी जिससे कि उसको दलित और मुसलमान वोट 100% मिले। एक चीज़ ये भी मान के चलिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रकरण से अगर इधर हिंदू वर्ग कुछ नाराज हुआ था तो मुसलमान वर्ग खुश भी हुआ था। इसी राजनीति को लेके कांग्रेस यहाँ शकील अहमद जी को विधायक दल का नेता बनाई है और यहाँ राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाई है कि एक साथ मुस्लिम और दलित दोनों वोट को और प्रभारी सवर्ण हैं, तो प्रभारी सवर्ण हैं ही, पंडित हैं। तो और दूसरी बात ये देखा जाए, आप जैसे जब कन्हैया कुमार की चर्चा सोशल मीडिया पे हुई थी तो बिहार के एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार कहते हैं अपने को, उन्होंने लिखा भी था कि वोट देने के वक्त दलित याद आते हैं और नेता बनाने के बाद भूमिहार याद आते हैं। तो हो सकता है ये मैसेज राहुल गांधी तक गया होगा। तो इसी और बिहार से अगर सांसद की बात की जाए तो कांग्रेस के 2 सांसद दलित हैं। तो इस नाते भी कांग्रेस ने अगर कोई अच्छी बात की है, स्वागत योग कदम है, तो ये स्वागत योग कदम है। और राजेश राम जी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनके पिताजी भी पुराने रहे हैं, नेता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजेश राम जी शांत दिल व्यक्ति हैं, शांत दिल व्यक्ति, किसी से उनका विवाद नहीं दिखता है। सर, एक अंतिम मेरा सवाल रहेगा इस पूरे प्रकरण पर, आपको क्या लगता है जिस प्रकार की सियासत हो रही है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं और राजद के नेता में टकराहट दिख रही है बयानों में, आपको लगता है कि महागठबंधन का यही स्वरूप चुनाव तक रहेगा या सीट शेयरिंग में मामला सलट जाएगा, कांग्रेस अलग हो जाएगी? देखिए, ज़्यादा चांस है कांग्रेस का जो अभी तेवर दिख रहा है उसमें है कि सीट शेयरिंग में अगर राजद इसको कम आंकने की कोशिश किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन अच्छा किया है और राजद के लगभग बराबर सांसद जीते हैं इसके। जैसे अगर पप्पू यादव को जोड़ दिया जाए तो पप्पू यादव को अगर जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के भी 4 सांसद हो जाते हैं और आरजेडी के भी 4 सांसद हो जाते हैं। और आरजेडी के सांसद जो जीते हैं, मीसा भारती हो गई या अभय कुशवाहा हो गए या सुधाकर सिंह हो गए, तो लास्ट वाले चरण में ही जीते हैं, जहां पर भाजपा ने पवन सिंह वाला मैटर हुआ और राहुल गांधी ने रैली किया, तब जाके वो सीटें आ पाई। वही बात मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का परफॉर्मेंस बराबर रहा है। तो इस नाते विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को आरजेडी या महागठबंधन के लोग कम आंकते हैं तो इसका नुकसान होगा और कांग्रेस हो सकता है एकला चलो की नीति पे चल जाए। चलिए, तो देखिए, बड़ी अपडेट सर ने दी है और हमारे पास भी जो बयान से जो इनपुट निकल कर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता ये खुलकर नहीं बोल रहा है कि
सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन का। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस और राजद के रिश्ते कितने दिनों तक चलते हैं, क्या सीट शेयरिंग से पहले ही ये रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि कल जिस प्रकार का एक्शन राहुल गांधी का, कृष्णा लवरू का दिखा है, इतनी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष का जाना और नए प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन, ये साफ कहलाता है कि कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है और वो बनाने यहाँ आई है बिहार विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि टारगेट पर 29 का चुनाव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।